हमें ज्वाइन करें बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ अकील साहब, सबसे पहले तो आज के अफसोसनाक वाक़े जो आज की सबसे बड़ी खबर है, ज़ियारत में दहशतगर्दों की जानिब से हमला होना, 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए जिनमें 2 SHOs भी शामिल थे। कल ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था उसमें 2 टोक अंदाज में वार्निंग दे दी गई थी दहशतगर्दों को, स्पेशली अफगान रजीम, कि अब बिजनेस एज यूजुअल मजीद आगे नहीं चल सकता और दे विल हैव टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। सो अब ये ज़रूर बताइएगा कि रियासत ने क्या फ़ैसला किया है, जो ऑपरेशन गज़ब लिल हक है उसका दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा या कोई और इस वक्त रोड मैप डिवाइस किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना साहिबा, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और दिलखराश वाक़या है ज़ियारत में जो वाक़या पेश आया, और ये फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज उनकी जो आपस में एक नेक्सस है इस हवाले से कि हम नुकसान पहुँचाएँ पाकिस्तान को, और खुदा न खास्ता वो जो है अपने नापाक अज़ाइम में जो है आइसोलेटेड इंसिडेंट्स 1-2 ऐसे हैं जो भी हालिया हुए जिसमें हुआ, लेकिन ये BLA का जो फ्रंट इस्तेमाल करके BLA और BLF के उन्होंने ये तमाम तर मामला ये अनफोल्ड हुआ है और इसकी अभी भी तहकीकात जारी हैं। मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और ग़ज़ब अल हक़ और उसके साथ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर बिल्कुल काम किया जा रहा है, और आपको पता है कि काफ़ी कामयाबी भी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ मकामात पे जो टेररिज्म के या उससे रिलेटेड एक्ट्स थे तमाम तर मामलात, तो वो उनमें रोकथाम आई है, उसका नंबर कम हुआ है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ भी आई है, और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की मदद से ही ये मुमकिन हो सका है। ज़ाहिरी बात है कि अभी भी उन्हीं पे ही काम किया जा रहा है, और उसी हवाले से जो एक स्ट्रैटेजी है उसको मज़ीद जो है उसका दायरा कार भी वसी किया जा रहा है, और उसमें मज़ीद जिद्दत भी लाई जा रही है कि किस तरह इसको मज़ीद जो है इफ़ेक्टिवली काउंटर किया जाए इस तरह के जो टेररिस्ट अटैक्स हैं, और बिलखुसूस जो नापाक अज़ाइम हैं फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के, और अपने फ्रंट्स जो BLA और BLF को वो इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ एंटिटीज़ को आगे रख के वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए अब बिल्कुल एक कड़ा अमल शुरू होगा और सख्त अमल शुरू होगा। राइट। और अकील साहब, चूंकि आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो भी खासी प्रिकेरियस नज़र आती है, और कल के जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया है उसमें इंडायरेक्ट एक रेफरेंस उस हवाले से भी था कि पाकिस्तान में भारत किस तरह से बदअमनी फैला रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने मीडिएशन की ऑफ़र की, सालसी की पेशकश की, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने की, दोनों हाउसेस के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने जाके मीडिएशन के रोल प्ले करने की कोशिश की, तो कहूटा से आगे उनको बढ़ने नहीं दिया गया। सो क्यों नहीं इवन मौलाना साहब की पेशकश को हुकूमत क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही कि मामलात को आगे सुलझा के, अभी आके इलेक्शंस भी अपने वक्त पे जो है वो मुकर्रर इस वक्त है स्केड्यूल्ड? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो अपने मकसद से शायद डीरेल हो चुकी, और वो तभी प्रिस्क्राइब भी हुई बिकॉज उनकी 38 में से 35 डिमांड को माना गया। इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन कमेटी भी कायम की गई। हुकूमत ने बड़ी फराग दिली के साथ और खुले माथे के साथ इंगेज किया और सिंसियरली इंगेज किया। अगर सिंसियरली इंगेज ना किया होता, और ये तकरीबन कई माह से इंगेजमेंट चल रही थी, जो उनके मुतालबात जो रोटी से शुरू हुए, आटे से शुरू हुए, बिजली से शुरू हुए, वो तमाम तर मुतालबात माने गए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा मुतालबा कर देना और फिर कहना कि नहीं, ये 12 सीटें जो हैं जो रेफ्यूजीज़ की हैं इसका हमें सड़क पे फैसला करवाना है, तो ये तो नहीं हो सकता। पर अब जितनी टेंशन्स वहां पर हैं इस वक्त अकील साहब, वो डिफ्यूज करने के लिए आपके पास कोई प्लान है कि नहीं? जी बिल्कुल। देखें, स्टेट को अपनी रेट कायम दायम रखनी होगी और रखने की ज़रूरत भी है, और जो रख भी रही है। इसमें कोई ऐसी अभाम की बात नहीं है कि स्टेट जो है आड़े हाथों के साथ या आयरन हैंड ये जो फैक्शन है जो किसी और की जो है ईमा पे इस तरह के काम कर रहा है, या उनके ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं। वी ऑल नो दिस परफेक्टली टू वेल। देयर इज एम्पल एविडेंस, इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो सामने मंजर आम पे आ चुका है कि उनके राब्ते किधर हैं, वो किसका जो बयानिया है या किसके नापाक अज़ाइम को वो आगे रियासत हमें पहले ही बता चुकी है कि भारत इसके पीछे मुलव्विस है, और ये मैनिफेस्टेशन हमें जो प्रॉक्सी वॉर्स की अभी हम जो 2 सूबों की बात कर रहे हैं उसके बाद हमें आज़ाद कश्मीर में भी नजर आ रही है। जी, आप उठा के देखें भारतीय
मीडिया तो आपको समझ आ जाएगी कि वाक़तन कौन जो है वो उनको पुष्ट पनाही दे रहा है और किधर से उनके ताने बाने मिल रहे हैं। तो ये दिस इज नो सीक्रेट। सो बट हाउ डू यू प्लान टू डिफ्यूज द सिचुएशन? अकील साहब 20 दिन रहते हैं इलेक्शंस में, सो उससे पहले माहौल को कैसे सेटल किया जाएगा? देखिए, इलेक्शन के माहौल तो पुरअमन है वहाँ पे, और अगर ऐसी बात थी तो मुझे बताएं कि 850 कैंडिडेट्स ने किस तरह कागज़ अपने जमा करा दिए, कागजात नामजदगी, फिर उनमें कईयों ने विड्रॉ भी कर लिए। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हिस्सा भी ले रही हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो IPP हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो या दीगर जो भी जमातें हैं। पीटीआई ने तो बॉयकॉट कर दिया, वो कह रहे हैं रिकंसिडर हम रिकंसिडर कर लेंगे अगर आप माहौल बना दें। नॉट नहीं, माहौल क्या बना के दे? पीटीआई तो रिकंसिडर इसलिए वो नहीं कर रहे, उनकी अपनी जो जेल में लोग बैठे हैं, पार्टी की लीडरशिप है जो जिनको सजाएं हुए हैं, वो खुद कह रहे हैं। मैं चाहूँगा आप अपनी स्क्रीन पे चलाएं, वो कहते हैं कि बॉयकॉट आप मत करें इलेक्शन को। लेकिन पीटीआई का मसला ये सिक्योरिटी सिचुएशन या ये मामला नहीं है कि वहाँ पे जो है कोई ऐसी सूरत हाल है, ये कोई ऐसा मामला है। पीटीआई का मामला ये है कि सिर्फ मैदान में हम ही हों, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम सिर्फ हमें ही वोट देती है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम भी सिर्फ हमें ही वोट देगी, क्योंकि और तो कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन उनका कहना ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान भी जाने नहीं दिया गया इलेक्शन से कबल, उसके बाद कहूटा से आगे आपने तो बैरिस्टर गौहर उनकी पार्टी के चेयरमैन है अलीना साहिबा। बैरिस्टर गौहर कोई देखे ना, कांग्रेस से तो ताल्लुक नहीं रखते, वो तो इनकी पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन है, पीटीआई के चेयरमैन है, और इनको लीड करते हैं। वो वहाँ पे जाके कैंपेन भी उन्होंने की, उनकी पार्टी के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, और बिल्कुल इलेक्शन में भरपूर उन्होंने हिस्सा भी लिया। अब ग्राउंड रियलिटीज़ अगर वाक़तन उनका साथ नहीं दे रही, कि उनकी अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं है और पब्लिक में इंग्रेस ही नहीं है इस हवाले से, और लोग जो है वो तंग आ चुके हैं इनकी इस तरह की जो पॉलिटिक्स, जिस तरह की पॉलिटिक्स वो फ़रोग देते हैं या अपनाते हैं, तो लोगों को तो ये नहीं चाहिए। लोगों को जलाओ घराओ नहीं चाहिए, लोगों को एहतजाज पर एहतजाज नहीं चाहिए, लोगों को सुकून चाहिए, लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को खुशहाली चाहिए। आपने वो सुकून दे दिए लोगों को, क्योंकि एहतजाज तो अब वो ऑपोजिशन का एहतजाज 2024 के बाद उन्होंने वो एहतजाज भी नहीं कर सके। अब वो गौर साहब भी कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया है, अब मुज़ाकरात और ये हैंडशेक से बात जो है वो आगे बढ़नी चाहिए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं उसी सांस में कि हुकूमत की नीयत ऐसी नहीं है। क्या ऐसा ही है कि हुकूमत इंटेंट नहीं चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंगेज किया जाए, इंक्लिनेशन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये भी बहुत गलत तासुर कायम किया जा रहा है। देखें, एक साल पहले भी मुज़ाकरात की पेशकश की गई, और मुतअद्दिद बार मुतअद्दिद मौक़ों पे वज़ीर आज़म की तरफ से, हम सब की तरफ से हमने कहा बैठें, सिंसियरली बैठें और बैठ के मुज़ाकरात से सियासी बैठक में सियासी मसाइल का हल तलाश करें। लेकिन उन्होंने आप खुद, मैं मुझे एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा इनके पास क्या इख्तियार है, इनके साथ बैठें, ये तो बैठने के लायक ही नहीं है, इनके साथ बैठें जो कुछ कह नहीं सकते, जो कुछ कर नहीं सकते। आज ये वही पीटीआई की दस्तयाब की आदत है जो कहती है नहीं हम बैठने के लिए तैयार हैं। तो बैठने के लिए तैयार हैं तो कम से कम उसके लिए सिंसियरिटी भी तो शो करें। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक हाथ हुकूमत आगे करे या वज़ीर आज़म आगे हाथ करे हाथ मिलाने के लिए, तो हाथ मिलाने के लिए तो आप हाथ आगे करें, लेकिन बैठे ना। ताली दो हाथ से बजती है, इट टेक्स टू टू टैंगो, और मैं ये कई दफ़ा कह चुका हूँ। वरना तो एक हाथ से क्या होता है, या एक हाथ से जो है आप सलाम कर सकते हैं या चपेड़ लग सकती है, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब एक हाथ से ताली बज सकती है ना, तो दूसरे हाथ, दो हाथ चाहिए, दूसरे हाथ से, एक हाथ से क्या करेंगे आप? हवा में हिलाते रहेंगे एक हाथ, तो दूसरा हाथ आएगा तो फिर बात बनेगी, और दूसरा हाथ मेरे ख्याल से अब आने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए वो कहते हैं माहौल बनाएं। माहौल कैसे हम बनाएं? मैंने पहले बता दिया कि मेहरबानी करें आप हुकूमत की संजीदगी को अगर मलूज़े खातिर रखें। अगर आप चाहते हैं कि हुकूमत ब्लफ भी कर रही है तो हुकूमत के ब्लफ को कॉल आउट कर लें। आप क्यों नहीं जाते स्पीकर के पास? स्पीकर ने खुद ऑफर किया कि मेरे गुड ऑफिसेज, यू नो, दिस प्रेमिसेस ऑफ द पार्लियामेंट दे अवेलेबल, व्हाई डोंट यू एक्चुअली गो टू द स्पीकर एंड जस्ट से। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कहने की जरूरत है हुकूमत ने हमें कई दफ़ा ऑफर की, हमने संजीदगी से सोचा, हमें हुकूमत की बातचीत की ऑफर मंजूर है, हम बैठने के लिए तैयार हैं। रखें स्पीकर साहब, तारीख और जो वक्त है या जगह है वो आप तय करें, बुलाएं हुकूमत को, हुकूमत की मुज़ाकराती टीम को बैठने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? न्यूट्रल वेन्यू की तलाश में है। न्यूट्रल वेन्यू वो कहते हैं कि ऑफर उनको कर दिया जाए। न्यूट्रल वेन्यू के लिए तो फिर मेरे ख्याल से बर्गन स्टॉक चले जाएं हम लोग, यही कहा जा सकता है। मतलब ये तो कोई बात ना हुई, राइट? देखिए ना, मतलब ये न्यूट्रल वेन्यू, पार्लियामेंट से न्यूट्रल और क्या होगा?
राइट लेकिन वो साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे वो एक्सपेक्ट करते हैं एंड नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बट कि जेल मैनुअल पे प्रिजन रूल्स पर इतलाक करते हुए उन अदालती अहकामात पे एंड एवरी वीक ऑन माय शो आई हैव टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन। आज फिर मंगल है, मुलाकात फिर नहीं करवाई जा रही, बावजूद इसके के कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद है, बावजूद उसके कि एक जेल मैनुअल मौजूद है, लेकिन 8 माह से उनका भी फिर गिला दुरुस्त है कि 8 माह से आपने एक शख्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, ये भी देखें गलत बात है। उनकी अपनी बीवी के साथ जो उनकी फैमिली मेंबर हैं उनके साथ मुलाकात होती है, हर हफ्ते होती है बुशरा बीवी सर। नॉट ग्रांटिंग हिज लॉयर्स एक्सेस, आपको लगता है कि ये दुरुस्त अमल है? देखिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था वकला को इजाज़त होनी चाहिए मिलने की, कम वक्त में वकला ने इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं, वकला ने अपने क्लाइंट के साथ मशवरा करना होता है। लेकिन बहुत अच्छी तो सर ये वैसे अगर अकील साहब ये समझा दीजिए कि अगर वकला को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही अपने क्लाइंट से तो यहाँ पर हु इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? देखिए मैं यही कह रहा हूं कि ये लिस्ट में, अब लिस्ट आज की उठा के देख लें या पिछले हफ्ते की उठा के देख लें, क्या बैरिस्टर सलमान सफदर का नाम कहीं आपको नजर आता है लिस्ट में? बिल्कुल भी नहीं। कम से कम ये चीज़ तो देखें कि जो वकील हैं उनके जिसका वकालतनामा जमा है वो अगर मिलने वो उसका नाम नहीं डलता लिस्ट में कि मैं, और ये पार्टी वाले नहीं डालते, वो कमेटी खुद डिसाइड की थी। सलमान अकरम राजा साहब उसके कन्वीन करेंगे, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ, इनके तो नाम आते हैं लिस्ट पे, लेकिन बावजूद उसके मुलाकात की इजाजत नहीं होती। आपके सामने है सब। अब यही मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इनको ये चाहिए कि वकला की जो लिस्ट है, वकला की जो मीटिंग है, बाकी XYZ लोग मत डालें, जो जिसके वकालतनामे जमा हैं वो लोग डालें ताकि मुलाकात करें। हाई कोर्ट में भी यही बात की कि मुलाकात हो, और वहाँ पे हाई कोर्ट ने फिर देखे ना, वहाँ पे अंडरटेकिंग दी गई कि हमारे ऑर्डर की वायलेशन नहीं की जाएगी, और उनके ऑर्डर की एक नहीं मुतअद्दिद बार जो है धज्जियाँ उड़ाई गई। और यहाँ पे फिर कहा जाता है कि नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि हमें मुलाकात करने दी जाए। हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है कि आप अडयाला के बाहर इस तरह की सूरत हाल नहीं कायम करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करेंगे, अडयाला के बाद प्रेस टॉक नहीं करेंगे। वहाँ पे अंडरटेकिंग तो सलमान अकरम राजा साहब ने दी। और ये आप पूछ सकते हैं, सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब के वकील है, नाम उनका लिस्ट पे आता है, उसके बावजूद भी वो मुलाकात नहीं कर सकते हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपकी बात बिल्कुल सामने आ गई अकील साहब। अब हुकूमत भी बज़ाहिर तो इन इक़दामात से ऐसा लगता है कि बेबस है कि मुलाकात जो है वो टीवी टॉक शोज में इंश्योर कर दी जाती है कि जी करवा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी एक शोर मचने या एक वहाँ पर अदियाला के बाहर जो है धरना देने के लिए उनको पुश किया जाता है, कि जिसके बाद एक एम्बैरेसिंग ज़्यादा गवर्नमेंट के पार्ट पे ये चीज़ें लगती हैं कि गवर्नमेंट से शायद फिर परहैप्स ये सब कंट्रोल नहीं हो पा रहा। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम तो हमेशा यही कहते हैं कंट्रोल तो बिल्कुल, देखें ना, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की या सिक्योरिटी सिचुएशन अगर जब बना दी जाती है उसको तो हुकूमत कंट्रोल करती है, लेकिन उसके बावजूद कि आप इस तरह थ्रेट करें कि हम अडयाला की दरवाजे जो हैं वो तोड़ देंगे, हम दीवारें फलांग देंगे और खान साहब को बाहर निकाल लेंगे, ये भी तो देखें ना, ये थ्रेटनिंग भी जो है रिमार्क्स नहीं होने चाहिए, ये थ्रेटनिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आप फिर ये कहें कि नहीं हम अडयाला के बाहर 10,000 बंदा लेके आएंगे, जो आता भी नहीं है। लेकिन फिर भी देखें वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी महाल आपने कर दी, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जीरन कर दी, जो वहाँ पे गोरखपुर के लोग हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, जो अडयाला के ऊपर काम कारोबार करते हैं। मुलाकात फैसिलिटेट कर दी जाए एवरी वीक तो ये इतना गेमा गेमी या इनको अपना एक नैरेटिव बनाने का मौका ना मिले। अकील साहब मुझे ये जरूर बताइएगा, लाहौर वाकये के हवाले से मैं ब्रीफली आपका चाहूंगी कमेंट। सबके सामने ये वाकया डिटेल सबके सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। जो नून लीग की हुकूमत है, डज इट फील एम्बैरेस्ड ऑन इट कि एक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार साहब हुज़ ऑल्सो द फॉरेन मिनिस्टर, एक सीजनड सियासतदान है, उनकी फैमिली के ऊपर बात आना साइमल्टेनियसली कि जहाँ पर हम एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इतनी हमारी कामयाबियाँ हों, अमेरिका और ईरान के दरमियान हम सालसी हम करवा के इतनी बड़ी पेशरफ्त हो चुकी हो, हमारी टेंशन्स की अभी हम बात कर रहे थे जो अफगानिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ है, और उस पूरे दौरान डिप्टी वज़ीर आज़म के, वज़ीर ख़ारजा की फैमिली के मेंबर की जानिब से इस किस्म के जो मामलात है वो सरफेस करना, what does it tell us and does your government feel embarrassed on it? देखिए, सबसे पहली तो बात मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताऊं, इट कुड हैपन टू एनीबडी एंड डज नॉट मीन कि किसी का क्या ओहदा है, किसी का क्या मनसब है, कोई किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है या कोई किस पोजीशन पे है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। एंड दैट टू, आई मीन ऑफ कोर्स इफ़ इट्स योर एक्सटेंडेड फैमिली, अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में कोई करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस तरह अपने शोल्डर्स पे बेयर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि पंजाब हुकूमत ने स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को कंडक्ट किया है, और तमाम तर जो
सिचुएशन है वो आपके सामने है, चाहे वो प्रेस रिलीज़ हो, चाहे वो पुलिस अथॉरिटीज़ की जो है प्रेशर हो, या उनका ये वाज़े तौर पे बताना कि किसी ने कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं की, किसी ने कोई मेडल इनटू अफेयर्स नहीं किया, और ना ही किसी ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी कि फ़लाँ चीज़ कर दो, या कोई क्वेश्चन रखना, या कोई नरमी बरतना, कुछ भी नहीं। हाँ, कानून के मुताबिक मेरिट पे जो फ़ैसला हो, जो इन्वेस्टिगेशन हो, उसको उसी तरह कैरी आउट करने की ज़रूरत है। और यही चीज़ कमेंट कर रहे हैं लोग मरियम नवाज साहिबा की, कि उन्होंने कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया। लेकिन आप समझते हैं कि डार साहब वो जवाबदेह नहीं है, सियासतदान हमारे जवाबदेह नहीं है इस पे? देखें, जनरली स्पीकिंग एक फैमिली मेंबर को वो भी देखें ना, एक डायरेक्टली इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है ना। यहाँ पे मुझे हैरत इस बात पे हुई कि लोगों एक इस्तीफों के डिमांड जो थी उसका भरमार सोशल मीडिया पे शुरू हो गया। भाई ये मुझे बताएं, क्या हैज़ी अपनी उनकी जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उसमें कोई कोताही उन्होंने बरती? क्या उन्होंने खुद बजाते खुद ऐसा कोई इकदाम उठाया, या उनकी कोई जो है इन्वॉल्वमेंट ऐसी थी, या कोई ऐसा कनेक्शन था इस इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, इस चीज़ के हवाले से, कि जो वो इस्तीफ़ा देते? मतलब ये देखें ना, बेतुकी किस्म की डिमांड्स, ना उनका लेना ना कोई देना, उनकी तो शायद नॉलेज में भी नहीं है ये तमाम तर मामला। और ये देखें ना, कोई तीसरे बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह उठा ले। एंड इफ़ एन एडल्ट इज़ हुएवर इज़ 18 साल से ऊपर जो हो, तो वो खुद अपने ज़िम्मेदार है अपनी बिजनेस डीलिंग्स का, अपनी बाकी चीज़ों का। हाँ, गो के ये एक अफसोसनाक बात ज़रूर है, लेकिन आप उनको जो है इसके मुँह से इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि ये उनकी वजह से हुआ है या ऐसा कोई मामला हुआ है। राइट, अकील साहब बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि डार साहब बिल्कुल इस पर जवाब दे नहीं है। मैं आखिर में आपके ज़रूर कमेंट्स चाहूँगी, चूँकि आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो मामलात हैं वो भी बड़े खुल के सामने आए, और कानून साजी वहाँ पर जो की जा रही है वो नई कानून साजी के मुताबिक बाकायदा मराआत और जो इख्तियारात हैं, इस्तेहकाक हैं, उसके हवाले से जो है वो बड़ी ऑलरेडी एक डिबेट इस मुल्क में छिड़ गई है। जो दस्तावेज़ात सामने आए हैं उसके मुताबिक सूबाई मेंबरान को जो मराहत मिलने की जो तजावीज़ गई हैं उसमें असला लाइसेंस के साथ साथ टोल टैक्सों से इस्तिस्ना, ताहयात सरकारी पासपोर्ट, जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात, खुसूसी सिक्योरिटी, गेस्ट हाउसेज और जो तमाम जो प्रिविलेजेस है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पावर्स, इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस एक्ट ये 2026 कहलाया जा रहा है। मुझे सबसे पहले ये समझा दीजिए अकील साहब, ये जो पासपोर्ट्स हैं, ऑफिशियल पासपोर्ट्स, ब्लू पासपोर्ट्स, ये कानून क्या कहता है इससे मुताल्लिक कि किन के पास होते हैं, और ये अरकान असेंबली जो सूबाई असेंबली हैं उसके मेंबरान, क्या ये इनके पास भी होना चाहिए? ताहयात जो ये इस वक्त डिमांड भी सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने भी ये मुजवज़ा कानून साजी के बारे में सुना है, और पता चला है कि इस तरह कोई मराद के हवाले से कानून साजी की जा रही है जिसमें लाइफ टाइम ब्लू पासपोर्ट्स, टोल टैक्स एग्जेम्पशन, गवर्नमेंट रेजिडेंसेस पे मुफ्त रिहाइश एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये केपी की असम्बली कर रही है। मेरी तो हैरानी बात ये थी कि ये वो सूबा है जो बात करता है कि हम जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं ट्रूली इन इट्स ट्रू सेंस आवाम के, और आवाम के ऊपर जो है जिस किस्म का बोझ डाला जा रहा है, या उनकी टैक्स के पैसों से जो मजाक किया जा रहा है उनके टैक्स के पैसों का, तो ये कम से कम देखने की ज़रूरत है। ब्लू पासपोर्ट के कवानीन जो हैं वो बिल्कुल डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, वहाँ पे उनके रूल्स वो हैं, और उनके पासपोर्ट एक्ट है 1947 का गालबन, और उसके साथ जो रूल्स हैं वो वाज़े तौर पे कहते हैं बिल्कुल MNAs के पास और सेनेटर्स के पास तो होता है, और ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो प्रैक्टिस भी है। इसी तरह वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, वज़राए आला, जो असम्बलियों के आपके स्पीकर्स हैं उनके पास तो होते हैं। लेकिन सूबाई असम्बली के अरकान मेरी नॉलेज में तो नहीं है। आई डेफिनेटली हैव टू चेक कि वो पासपोर्ट रूल्स अगर रिसेंटली अपडेट हुए हैं या नहीं हुए, और क्या उनको भी मिल सकते हैं, या सिर्फ अगर मिलते हैं तो वो उस टेन्योर के लिए हैं, या फॉर लाइफ टाइम के लिए कह रहे हैं। तो ये देखने की जरूरत है। लेकिन ये डिमांड आना मैं कहता हूँ जिंदगी भर के लिए जी हैरानकुन बात है कि आप टोल टैक्स से एग्जेम्पशन मांग रहे हैं। आप कहते हैं हुकूमत की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें मुफ्त हमें रिहायशें मिलें जस्ट बिकॉज वी आर MPAs, या और उसके साथ फिर आप कहते हैं कि जी हमें 8 जो है असले के लाइसेंस भी चाहिए। फिर आप ये कहते हैं कि जी हमें
उसके साथ ये किस किस्म की डिमांड्स आ रही हैं केपी असम्बली से? मैं तो हैरान हूँ कि ठीक है, एक MNA के MPA के प्रिविलेजेस होते हैं, लेकिन उसमें ये इस किस्म के प्रिविलेजेस तो नहीं होने चाहिए कि 8 लाइसेंस आपने मांग लिए, उसमें आप फॉर लाइफ ब्लू पासपोर्ट मांग रहे हैं। सर फिर वैसे आप, ये फॉर exemption लाइफ मांग रहे ये हैं, जो टोल ब्लू टैक्स भी ना पासपोर्ट्स हैं, दिया आपने जाए। जिस तरह से कहा एमएनएज और सेनेटर्स के पास ऑलरेडी हैं, सेनेट में आपको याद होगा करारदाद भी आई थी कि उनकी फैमिलीज तक भी इसको एक्सटेंड किया जाए इस फैसिलिटी को। ये एमएनएस के पास भी क्यों उनके पास होने चाहिए? देखिए, ये 2008 में एक तरमीम आई थी और जो रूल्स को अमेंड किया गया था, जहाँ तक मेरी इतलात हैं, तो ये उस वक्त 2008 से ये प्रैक्टिस चल रही है फॉर लाइफ वाली। पहले यही होता था कि आपको टेन्योर के लिए होता था, एंड आई थिंक वो फॉर लाइफ हुआ। सेनेटर्स का भी है, लेकिन फैमिलीज़ का नहीं है फॉर लाइफ। मतलब फैमिली से मुराद ये कि इट जस्ट इंक्लूड्स यू एंड योर स्पाउस, आप और आपकी शरीक हयात हैं या जो आपका पार्टनर है वो। बच्चों उसके के पास साथ नहीं है। दीगर जो हैं बच्चों को नहीं मिलता फॉर लाइफ, वो सिर्फ और सिर्फ उस टेन्योर की हद तक होता है। तो ये चीज़ की जा रही थी सेनेट में गालबन, और फिर ये चीज़ तमाम तर सामने आई कि इकबाल आफरीदी साहब के बेटे ने असाइलम सीख किया, ब्लू पासपोर्ट पर हो गया, ऐसे मुल्क जहाँ वीज़ा दरकार नहीं था, ऑन अराइवल था, उसके बाद उसने पासपोर्ट जो है वो सरेंडर कर दिया और फिर असाइलम क्लेम कर लिया। तो ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी, और इसीलिए कर्टेल किया जा रहा है और कम किया जा रहा है नंबर ऑफ़ ब्लू पासपोर्ट्स और नंबर ऑफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स। तो अभी जो दादोशुमार जो कमेटीज़ में शेयर हुए हैं वो आप सबके सामने वज़ीर दाखिला जो हैं वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने ये तमाम हक़ाइक़ सामने रखे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे और कमेटी में भी, और वाज़ेह तौर पे उन्होंने बताया कि ये जो है इतने नंबर हैं एक्टिव हैं, और इसीलिए फिर प्रॉब्लम होता है कि पाकिस्तानी नॉर्मल पासपोर्ट पे भी वीज़ाज़ का इशू एंड क्योंकि उसका मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। राइट। अब जो शफी जान साहब हैं उन्होंने ट्वीट करके अकील साहब ये कहा कि ब्लू पासपोर्ट जारी करने की जो मंजूरी से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली बातें हैं वो बहरहाल वो तो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट जारी करना मरकजी हुकूमत का डोमेन है। सो ये डोमेन आपका है और आप ये करेंगे या करना चाहेंगे? और आपने तो ऑलरेडी हैरानगी का इजहार कर दिया कि इनके पास जो है वो ये इनकी तरफ से ये डिमांड आना, ये हैरान कौन है आपके लिए? देखिए, ये इस पे तो बेहतर जो जवाब दे सकते हैं या जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो इंटीरियर का है, और वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला या वज़ीर दाखिला या सेक्रेटरी दाखिला इस पे बेहतर बात कर सकते हैं, वो जवाब दे सकते हैं कि क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि DG इमिग्रेशन पासपोर्ट और नादरा जो है वो उनके अंडर उनकी मिनिस्ट्री के डोमेन में आता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मुनासिब होगा ये सवाल उन तक रखा जाए, क्योंकि ये वाक़तन मामलात जो हैं ये वही देख रहे हैं पासपोर्ट के इजरा के और पासपोर्ट के तजदीद के हवाले से और दीगर जो मनसूखी के हवाले से या इवन अदरवाइज, तो ये वही को बेहतर कमेंट कर सकते हैं। राइट। थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बढ़ते एक ब्रेक की तरफ हमारे साथ रहिए।